अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 जो कि हीट है, हम उसकी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है ये मैट्रिक क्लास वालों के लिए, और 9th के लिए चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 और क्लास 10 और क्लास 9 दोनों के लिए ही ये जो है ये वीडियो। ठीक है, तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बुक के पेज नंबर 219 पे है। इसके एमसीक्यूज़ जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड का एक ये रूल भी होता है जो मतलब थोड़े से लेंथी टाइप के जो होते हैं वो नहीं आ रहे होते पेपर में। तो इस वजह से मैं आपको जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स ही करवाऊंगी, ताकि इसमें से ही अगर कोई एमसीक्यूज़ बन के आए तो यहाँ से वो आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहली जो हमारे पास है वो क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस में कन्वर्ट करें, फ़ारेनहाइट में। तो क्या फॉर्मूला है कि जो टेम्परेचर है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इन डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 9/5 और यहाँ पे आ जाएगा +32। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। क्या मतलब जो टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो यहाँ पे आ गया, ये हो हमारे पास टेम्परेचर हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, मल्टीप्लाई बाय 9/5 +32। सही, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उससे क्या होगा कि हम यहाँ पे जो है फिर जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ भी होगा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में तो हमें फाइंड करना था, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और डिग्री सेंटीग्रेड में हमें कितना गिवन था, 37 गिवन था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखें 37 है, 37 को हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 37। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से और डिवाइड हो रहा है 5 से, और उसके बाद ये क्या है, ये प्लस है 32। सिंपल हमें क्या करना है, इसको बस सिंप्लीफाई ही करना है। तो हम क्या करेंगे, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यहाँ पे साथ में ही कर दूँगी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल। तो आंसर हमारे पास आया है 66.6। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, 32 प्लस हो रहा है, तो साथ में ही मैं इसमें प्लस कर दूँगी 32 को। तो आंसर हमारे पास आ गया है 98.6। सिंपल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके कितनी हो गई, वो हमारे पास हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो मतलब टेम्परेचर है। सिंपल हमने क्या किया, ये फॉर्मूला है हमारे पास, फिर रिलेशन है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। तो इस तरीके से हमारे पास जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इक्वल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो हम यहाँ पे जो पहला हमारे पास ऑप्शन है हम वहाँ पे लिखेंगे 98.6। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है केल्विन के। तो ये वाला रिलेशन बहुत आसान है, और हमें पता है वो क्या है कि 100 अगर हमें क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में हमें गिवन होता है टेम्परेचर, उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। आसान तरीका है कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो कुछ भी है उसमें हम ऐड कर लेते हैं 273 को। सिंपल वो हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री हमारे पास कितने गिवन है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, उसमें हम ऐड कर लेंगे 273 को। तो इस तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 373 केल्विन के। बस सिंपल हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होता है कोई भी टेम्परेचर, तो उसके अंदर हम 273 को ऐड करेंगे। तो 273 ऐड करके जो कुछ भी आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा डिग्री केल्विन में। तो यहाँ पे ये था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इक्वल हो जाएगा 373 केल्विन के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो है वो क्या है कि वाटर एक्सपेंड ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कि पानी क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है कूलिंग पे कितनी, 4 डिग्री से लेके 0 पर। वो क्या हो रहा होता है, वो एक्सपेंड हो रहा होता है। और ये जो दिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये जो एक्सपेंशन है पानी की, ये कहलाती है, तो ये कहलाती है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ANOMALOUS, एनॉमलस एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ वाटर, या बस सिंपल यही।
अच्छा, फोर्थ हमारे पास है द हीट एनर्जी नीडेड टू वेपराइज 1 kg ऑफ बॉइलिंग वाटर कम्प्लीटली इनटू स्टीम, कि हमें वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो क्या करने के लिए, 1 kg बॉइलिंग वाटर को वेपराइज करने के लिए। तो वो जो हीट एनर्जी है वो कहलाती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टीम की बात हुई, वो जाहिर सी बात है यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है या जो नीडेड है वो हमारे पास होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, VAPURIZATION। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में है क्या है कि द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज स्टेट्स दैट हीट डैश इक्वल हीट डैश। तो मतलब हीट एक्सचेंज हमारे पास क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल होता है हीट गेन, मतलब जितनी ज़्यादा हीट लॉस्ट होगी उतनी ही हमारे पास ज़्यादा हीट क्या होगी, गेन होगी। कम लॉस्ट होगी तो कम गेन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हीट लॉस्ट इक्वल है हीट गेन के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिक्स पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, के पानी की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमें क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमें याद होनी चाहिए, और वो हमारे पास है 4200 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। और ये पेज नंबर, यहाँ पे एक चार्ट है, वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, वहीं से MCQs आएंगे, मतलब वहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा पेज नंबर 203 पे, ये एक टेबल बना हुआ है, टेबल 11.3। यहाँ पे जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है, तो वहाँ पे उन्होंने हमसे पूछी है पानी की। तो इस तरीके से हमसे किसी की भी पूछ सकते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे टेबल को हम पढ़ेंगे, उसको देख के जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगर पानी की पूछी है तो हो सकता है कि वो इथाइल अल्कोहल की पूछ लें, आयरन की पूछ लें, सिल्वर की पूछ लें, किसी की भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो इक्वल है 422 जूल पर kg केल्विन के। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। सही। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डैश देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, की जो स्पेसिफिक हीट है पानी की वो डैश है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर से। तो हम चेक कर लेते हैं कम है या ज़्यादा है। तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारे पास है 4200, और कॉपर की हमारे पास है 390। तो इसका मतलब ये कि कॉपर की जो है स्पेसिफिक हीट वो कम है, और जो पानी की स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे पेज पे, जो कि है पेज नंबर 220 पे। तो इसमें क्या लिखा, अब 8 हमारे पास ये ब्लैंक है कि इन दी सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, के मतलब SI यूनिट जो है हमारे पास किसका, स्पेसिफिक हीट का, तो वो क्या होता है, तो वो होता है जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 9th है हमारे पास, वो क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है वो हमारे पास है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमारे पास है वो कितनी है, वो है 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर kg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए कांस्टेंट वैल्यू 3.36 एक्सपोनेंट 5 जूल पर kg। अच्छा, उसके बाद जो 10th है उसमें क्या है कि फॉर एन आइडियल गैस बॉयल स्लो होल्ड एट कांस्टेंट, का मतलब बॉयल स्लो में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का हमें रिलेशन बताते हैं, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है टेम्परेचर। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि फॉर एन आइडियल गैस बॉयल स्लो होल्ड एट कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सही। अब 11 में क्या है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट डैश रिमेन कांस्टेंट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, ये स्पेलिंग ज़रा आप ये खुद देखना, जगह कम थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 12 में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डैश विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, कि मेल्टिंग पॉइंट
आइस का क्या होता है डैश इंक्रीज़ होता है प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा वो डिक्रीज़ होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। 13 पे हमारे पास है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डैश विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। के मतलब प्रेशर की इंक्रीज़ करने से बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो क्या होता है। तो प्रेशर की इंक्रीज़ करने से लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस। अच्छा 14 पे हमारे पास है द थर्मस दैट इज अ डिवाइस विच कंट्रोल डैश इन अ सर्टेन रेंज। के मतलब ये जो थर्मस होता है वो एक डिवाइस जो कि क्या करता है, जो कि टेम्परेचर को सर्टेन रेंज पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टेम्परेचर। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो 15 जो ब्लैंक है, जो लास्ट ब्लैंक है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की, वो है अ डैश स्ट्रिप इज़ यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ फायर अलार्म। के मतलब डैश स्ट्रिप यूज़ होती है फायर अलार्म में, तो वो हमें पता है वो कौन सी होती है, वो होती है बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो यहाँ पे आ जाएगा आ बाय मेटालिक। ठीक है, बाय मेटालिक स्ट्रिप इज़ यूज फॉर द ऑपरेशन ऑफ अन फायर अलार्म। तो ये हमने चैप्टर नंबर 11 की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो सॉल्व कर ली हैं, और ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि उसके जो MCQs हैं मतलब वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। रही बात रिलेशन की कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।